मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। हमने इस हफ्ते के अंदर इंटरनल डेवलपमेंट्स बहुत देखी। PMLN की तरफ से एक फ़ाइनल रैली कॉल देखी जो कि अब अगले इलेक्शन तक वो कोशिश करेंगे कि जारी रहे, उनके धरने जारी रहें, उनके राइट्स जारी रहें। लेकिन इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो स्टांस था, अमेरिका ने जो एक स्टांस लिया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान पे प्रेशर डालने की बात की। माइक मलन साहब ने जाते जाते फरमा दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को, हक़ानी नेटवर्क को अपने हाथों की तरह उनकी खुफिया इदारे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद, इससे पहले, इसके दौरान हामिद कारज़ाई साहब जो कि इंडिया गए, वहाँ पर जाके उन्होंने तो उन्होंने कहा कि अब हम सिर्फ पाकिस्तान से बात करेंगे, तालिबान से नहीं। और फिर इंडिया जाके कहा कि पाकिस्तान हमारा जुड़वा भाई है, अगर इंडिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। बीच में रब्बानी साहब, साबिक सदर अफगानिस्तान, जो कि मफाहमत के प्रोसेस में गुड तालिबान बैड तालिबान की सेपरेशन में बहुत अहम एक फिगर थे, वो मारे गए। उनके मारने वालों का अफगानिस्तान दावा करता है कि वो क्वेटा से हैं और वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान इस बात को रद्द कर रहा है। इंटरनेशनली अब हम सिर्फ टेररिस्ट के एक्सपोर्टर्स नहीं हैं, बल्कि टेररिस्ट से बात करने वालों को हम मारने वाले भी हैं। हमारे साथ आज मेहमान हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। कसूरी साहब, पहले तो यहीं से शुरू करते हैं कि APC आ गई, हमने सीसा पिलाई दीवार की बहुत सारी बातें कर दी, नेशनलिस्ट नैरेटिव बड़ा सुना दिया, अल्लाह अकबर के परचम के साए तले हम 3 दिन के लिए एक हो गए। लेकिन उसके बाद व्हेन ऑल द डस्ट सेटल्ड सर, तो आज पाकिस्तान, अमेरिका एंड द AFPAC पॉलिसी आप किधर देख रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन इसमें हमारी अपनी भी गलतियां हैं, लेकिन एक बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर भी हुआ है। दोनों का मैं ज़िक्र करूंगा। अपनी गलतियों का पहले कर दूं, क्योंकि अपने गिरबान में पहले झांकना चाहिए। बात यह है कि आपकी कोई ख़ारजा पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती अगर आप अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हों। एक वजह मैं ये समझता था कि हमारे दौर में मैं अपने को खुशकिस्मत समझता था बहैसियत वज़ीर ख़ारिजा कि हमारी माशी पोजीशन बेहतर थी, हम IMF से निकल चुके थे, हमारी GDP ग्रोथ बहुत अच्छी थी। और इस हुकूमत के मुताबिक जो इसने IMF को लिख के दिया है, ये मैं अपनी फिगर्स नहीं दे रहा, GDP 70 बिलियन से बढ़ के 160 बिलियन हो गया था और इसी तरह से पॉवर्टी कम हुई थी। ये सारे फैक्टर्स थे और हम IMF से बाहर निकल गए थे। फिर हम प्रोएक्टिव थे, हमारा फोकस था। इस हुकूमत के आने के बाद एक छोटी सी मिसाल दूंगा। ये जो अभी मुल्क में आग लगी, सड़कें ब्लॉक हो गई, मोटरवे ब्लॉक हो गई और 3 दिन की आग लगने के बाद को मेरा ख्याल 15-20 अरब रुपए का जब नुकसान हो गया, तो हुकूमत ने ऐलान कर दिया 9 अरब रुपए हमने दे दिए हैं और उसके बाद बिजली कुछ दिन के लिए दोबारा शुरू हो गई। तो अगर ये इतना आसान था तो 9 बिलियन पहले क्यों दिए, इंतज़ार क्यों किया? इस हुकूमत का फोकस ना इंटरनल मैटर्स पे है ना फॉरेन पॉलिसी पे है। लेकिन अब जो बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर है उसके लिए, ताकि सही तरीके से समझा जाए, 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कांस्टेंट फैक्टर है, वो है अमेरिकन मिलिट्री का अपना जो परसेप्शन अवाम में वो पैदा करना चाहती है अमेरिका के अवाम में, क्योंकि 50% जो दुनिया का बजट है एक्सपेंडिचर डिफेंस पे, अकेला अमेरिका उतना खर्च करता है जितना बाकी दुनिया करती है। उसके लिए अमेरिकन मिलिट्री को, पेंटागन को अपनी साख रखनी पड़ती है अवाम की नज़रों में बहुत ऊंची, और वो ये नहीं मानना चाहते कि 10 साल के बाद, ख़ास तौर पे सितंबर के महीने में, जबकि सितंबर पे ही अमेरिका ने वो जो 9/11 का वाक़या हुआ, 10 साल के बाद पै दर पै जो हमले हुए काबुल में, अमेरिकन एम्बेसी पे वो ट्रक बॉम्ब अटैक, उससे पहले इंटरकॉन्टिनेंटल के ऊपर हमला, उसके बाद बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब का जो बड़ा अनफॉर्चुनेट मर्डर था, अमेरिका जो एक अपना नैरेटिव बना रहा था अपनी आवाम के लिए, जो अमेरिकन मिलिट्री बना रही थी, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। इसी सिमिलरली प्रेसिडेंट ओबामा के लिए, क्योंकि उन्होंने 2 डेडलाइन दी हुई हैं, एक 2014 की तो डेडलाइन है, वो मिलिट्री को भी अप्लाई कर रही है, वो उनका जो जिसमें वो कहते हैं कि विड्रॉल करेंगे एक हद तक इसलिए कह रहा हूँ कि पता नहीं कंप्लीटली जाएंगे या बेसिस में कुछ लोग उनके वहाँ रहेंगे, लेकिन साथ साथ वो कहते हैं अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को जो उनके सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको वो दे देंगे। साथ प्रेसिडेंट ओबामा का अपना जो इलेक्शन 2012 में है, और वो सियासी तौर पर ये बताना चाहते थे कि गुड वॉर अफगानिस्तान की थी, बैड वॉर इराक़ की थी जो बुश ने शुरू की थी,
गुड वॉर में उन्होंने बड़े कमाल जौहर दिखाने थे और वो भी उनका भांडा फूट गया क्योंकि उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की, उन्होंने पुरानी ही पॉलिसीज़ पे कायम रहे। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अमेरिकन मिलिट्री के सामने उन्हें हथियार डाल दिए तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो जनरल पेट्रेस की पॉलिसी थी उसके सामने ओबामा साहब 100% जो है सूरी साहब, वो सिजदा रेज होगा। अगर आप क्योंकि पूरी कहानी एक साथ ही बयान कर रहे हैं, जो कि आई थिंक बहुत बेनिफिशियल तो होगी व्यूअर के लिए, बट अगर साथ साथ हम थोड़ा सा काउंटर आर्ग्यूमेंट भी लेके चलें। आपने कहा कि अमेरिका जो है वो फेल हो गया है, और बेशक नज़र यही आ रहा है कि वो फेल हो गया है, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि अमेरिका का जो फेलियर है और आगे का जो अफ़गानिस्तान का एंड गेम है वो इतना टर्बुलेंट क्यों नज़र आ रहा है। आप क्या एग्री करेंगे कि अगर पाकिस्तान को नहीं शेयर दिया गया, और शेयर का मतलब ये नहीं है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन दे दी जाए, लेकिन जो फैसले कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के एंड गेम के हवाले से, अगर उसमें पाकिस्तान को नहीं शरीक किया जाता, जिस तरह के अमेरिका चाहता है कि ना करे, खुद तालिबान से बात करे, हमसे बोले तालिबान को मारो, दूसरा ईस्टर्न बॉर्डर पे हमें कभी सुकून ना दे सके, वो हमें वेस्टर्न बॉर्डर पे जाहिर है फिर तवज्जो देने में दिक्कत हुई। उन्होंने अपना जाल कहते हैं कि 600 डायरेक्ट और 70,000 इनडायरेक्ट CIA के एजेंट्स हैं पाकिस्तान में, तो इस तरह का अगर नेटवर्क वो बिछाएंगे तो ज़ाहिर है ISI उससे इस हद तक अंडरमाइन होगी कि वो भी फिर ऐसी हरकतें करेगी जो शायद पाकिस्तान के मफाद में ना हो लेकिन सर्वाइवल के लिए करनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें भी तो हैं जो अमेरिका पे इल्ज़ाम लगना चाहिए कि अगर एंड गेम वहाँ सही नहीं जा रहा, अगर वो ये वॉर हारे हैं तो उसकी बहुत रीज़न्स ये भी हैं कि उनकी पॉलिसी विज़िवी पाकिस्तान गलत थी। देखिए, आपने टर्म हारने की यूज़ किया है। डिप्लोमेसी इज़ ऑल अबाउट नुआंस। मैं इतनी सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि कई दफ़ा आप विक्ट्री डिक्लेयर करके निकल भी सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, वो हारें या जीतें, अगर वो हार भी जाएं, हमने तो अपना देखना है हमारा के लिए क्या निकलेगा। मैं ये समझता हूँ कि पहले उनकी ये पॉलिसी थी कि वो डिक्लेयर विक्ट्री करके निकले वहाँ से और को बेसिस पे रहे। अब वो विक्ट्री मुमकिन नहीं थी और मिलिट्री ने एक सुहाना ख्वाब दिखाया था, क्योंकि ये वॉर उस किस्म की नहीं है कि सेट पीस बैटल्स हो रही हैं दो कन्वेंशनल आर्मीज़ में, ये गुरिल्ला वॉरफेयर है। और अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेके कोई आदमी वहाँ टिक नहीं सका और हर एक को वहाँ से भागना पड़ा है। और लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास पिछली सदी में ब्रिटिश एम्पायर का था, फिर सोवियत यूनियन आया 1979 में, और फिर अमेरिका का जो हशर हो रहा है। उससे मतलब यह है कि अमेरिका की बहुत पावरफुल आर्मी है, लेकिन जो एक चीज़ वो भूलते हैं कि अब तालिबान ने तो वहीं रहना है, टाइम इज़ ऑन देयर साइड, इसलिए इनको बात उनसे करनी पड़ेगी। कहते क्या है इनके जो एम्बेसडर हैं, वो अदरवाइज़ मेरी उनसे अच्छी डीलिंग थी कि वो पाकिस्तान में भी एम्बेसडर थे इससे पहले। एम्बेसडर ये जो काबुल में सकता है, तो एम्बेसडर क्रॉकर ने ये फरमाया कि हम बात तो करेंगे लेकिन पहले इनको बहुत मार मार के कमज़ोर कर देंगे। अब वो मार मार के तो तब कमज़ोर करें अगर तालिबान अपने आप को पेश कर दे, 25,000 एक ग्राउंड में इकट्ठे हो जाएं, वो जाके एक एयरफोर्स का अटैक करते, ऐसा तो होना ही नहीं है, वो अटैक करते हो गायब हो जाते हैं। तो ये एक इनका जो परसेप्शन इन्होंने कायम किया था बिल्कुल गलत था। अगर आप इम्पॉसिबल टारगेट्स रखेंगे तो विक्ट्री नहीं होगी, अगर पॉसिबल टारगेट्स रखेंगे तो शायद अमेरिका को फेलियर ना उठाना पड़े। और पॉसिबल टारगेट ये है कि बातचीत करें उन लोगों से और कोई ऐसा रास्ता निकालें कि निकलने के बाद सिविल वॉर ना हो जाए, जो कि जब नजीबुल्लाह साहब के दौर में जो हो गई थी। और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ एक ये बिल्कुल सही पॉलिसी रही है, और जनरल कियानी ने पेशकश भी की थी नेटो कॉन्फ्रेंस में ब्रसल्स में जो हुई थी पिछले साल, उसका उन्होंने रिपीट भी किया स्पेन में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, कि पाकिस्तान बातचीत में आपका वो मावन बन सकता है, बातचीत करा सकता है। लेकिन यही रुक जाए ना, यही तो मेरा पॉइंट है कि सिर्फ तालिबान से बात करना तो अमेरिका ने कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान को मावन या पाकिस्तान को शरीक गुफ्तगू नहीं बनाया। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से इस एफर्ट को सैबोटाज करने के हवाले से इल्जामात अब लग रहे हैं। तो पाकिस्तान को शरीक किए बगैर कैसे वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी? देखिए, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका का एक और भी तमाशा है कि बातचीत भी CIA के ज़रिए उन्होंने, अब ये बात आया हो गई है, न्यूयॉर्क टाइम ने ब्रेक कर दी है कि इन्होंने खुद बातचीत की है हक्कानी नेटवर्क से।
ISI के जरिए, यानी हैरानी की बात है, पहले बात करते हैं और फिर ISI पे भी हमला लगा देते हैं उन पे। अगर तो ये हुआ है कि बातचीत हुई है और इन्होंने कोई इम्पॉसिबल कंडीशंस हक्कानी नेटवर्क पे लगाई हैं जो कि ना हक्कानी मानेंगे, ना मुल्ला उमर मानेंगे, ना हिकमत यार मानेंगे, लेकिन एक और बेवकूफ़ी जो हो रही है, फोकस किया जा रहा है इनके ऊपर हक्कानी नेटवर्क पे। क्या जो मुल्ला उमर हैं वो जो है, क्या वो इनसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है हक्कानी से? क्या हिकमत यार इनसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है? और तो और हिकमत यार के जर्नैल जो है अमेरिकन से बातचीत कर रहे हैं और इनके बकौल इन्होंने एक स्टेज पे उनके नुमाइंदों से भी बात की थी मुल्ला उमर के। और फिर उस पर तमाशा ये कि हमारे दौर में हमने ट्राइलैटरल डायलॉग शुरू किया था टर्की, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का। हमने सोच समझ के ये किया था। तुर्की हम समझते थे क्योंकि उसमें तुर्की नस्ल के जो लोग हैं, उज़्बेक इन पर्टिकुलर, और बाकी के जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग थे वो तुर्की के करीब थे। अब्दुल रशीद दोस्तम को पनाह भी मिली थी तुर्की में। हमारा ये ख्याल था कि क्योंकि पाकिस्तान पे एतबार नहीं करता नॉर्दर्न अलायंस, अमेरिका एक हद तक, तो अगर तुर्की बीच में आएगा तो ये जो लोग हैं इनका भी उन पे एतबार होगा और पाकिस्तान का तुर्की दोस्त है, तो एक अच्छा वो इंटरलॉक्यूटर हो सकता है। लेकिन कमाल ये कि अमेरिका ने को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं, अगर दफ्तर खोला जाएगा तालिबान का तो वो खोला जाएगा कतर में, जो पाकिस्तान के कोट अनकोट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर हो। अगर अमेरिका इस किस्म की पॉलिसीज अपनाएगा तो अमेरिका तो वहाँ से चला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए कैसा मुमकिन है? अपनी जोग्राफिया तो नहीं पाकिस्तान बदल सकता कि पाकिस्तान को कोई, मैं समझता हूँ एज फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, कोई ज़रूरत नहीं हमें कोई एंड गेम में, हम अफगानिस्तान में कोई डोमिनेटिंग रोल नहीं चाहते। हम ये भी नहीं चाहते कि पश्तून, हज़ारा, ताजिक का क्या रोल हो। ये सिर्फ हम रोल चाहते हैं कि जब ये जाए, अमन हो जाए। वो अमन तभी होगा कि तमाम एथनिक ग्रुप्स को वहाँ रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। ये मुमकिन नहीं होगा कि जो तालिबान, बदकिस्मती इनको पसंद आए या ना आए, वो 90% से ज़्यादा पश्तून है। अगर तालिबान पश्तून है और पश्तूनों को नुमाइंदगी नहीं दी गई, और अगर आप जो पावर ट्रांसफ़र करेंगे अफगान नेशनल फोर्सेस को वो ज़्यादातर नॉन पश्तून होंगी, तो अमन तो फिर भी नहीं होगा। तो इनकी अनरियलिस्टिक पॉलिसीज है। इसी वजह से अमेरिका के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने, पहले जो एडमिरल मलन ने बात की थी तो स्लाइटली डिस्टेंस किया अपने आप को स्टेट डिपार्टमेंट ने और वाइट हाउस ने एक हद तक, लेकिन पाकिस्तान पे प्रेशर जारी है फॉर पॉलिटिकल रीजंस, क्योंकि मिलिट्री जो रीजन मैंने आपको पहले बता दिया है, और ओबामा साहब जो 2012 का इलेक्शन है, दे नीड अ फॉल गाय, दे नीड अ विपिंग बॉय। उनको चाहिए कि किसी के ज़िम्मे वो इल्ज़ाम तराशी करे, लेकिन इससे उनका मसला हल नहीं होगा। सही। तो साहब एक ब्रेक लेंगे सर। ब्रेक के बाद मुझे आपसे पूछना कुछ ये है कि आपने कहा कि पाकिस्तान कोई डोमिनेटिंग रोल नहीं चाहता, लेकिन सर पाकिस्तान फिर रोल चाहता ही क्यों है जब उसके अपने इलाकों में, अगर एक मुल्क कहता है कि हम 8वीं सबसे बड़ी फ़ौज हैं, एक मुल्क कहता है कि हमारे पास इस्लामिक बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब, और फिर वो मुल्क कहता है कि हमारे पास रिट नहीं है अपने सारे इलाकों पे, तो फिर वो दूसरे मुल्कों की तरफ क्यों देख रहा है? उसको भी प्रायोरिटाइजेशन करनी चाहिए। इसके और गुफ्तगू करेंगे हमारे साबिक़ फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।